अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। इस ज़बान की शुरुआत कैसे हुई, कैसा इसका आगाज़ हुआ, कैसा इसका विकास हुआ, कैसे इसने प्रगति पाई, कैसे इसका उत्पत्ति हुई, उस सभी चीज़ों को बारी बारी से सभी चीज़ों को हम बहुत क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इस वक्त भी आपको मेरे पीछे एक पाई चार्ट, एक फ़्लो चार्ट नज़र आ रहा है। इस फ़्लो चार्ट को बनाने में कम से कम 3 दिन लग गए थे। इतना ज़्यादा इसको डीपली, इतना गहराई से इसको बनाया गया है कि और कोशिश की गई है कि कहीं से भी आपका एक भी पॉइंट छूटे नहीं। ये टॉपिक इतना ज़्यादा क्रिटिकल, इतना ज़्यादा अजीब टॉपिक है कि अगर आप इसमें से कहीं भी एक लाइन भी उचका देते हैं, कहीं से कोई भी एक बिंदु अगर आप छोड़ देते हैं, तो ये पूरा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। आपके कुछ समझ में नहीं आएगा कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर ख़त्म हुई। एक ज़माना था जब मैं भी 11-12 पढ़ा करता था, जब मैं भी छोटा हुआ करता था, तो ये मेरे भी सब्जेक्ट में हुआ करता। तो उस टाइम मुझे भी समझ में नहीं आया था कि कैसे क्या टॉपिक चल रहा है, कौन कौन सी ज़बानें आ रही है, कौन सी जा रही है। लेकिन एक वक्त लगता है और चीज़ों को बार बार रिपीट करने पे, बार बार सोचने पे, समझने पे, कोशिश करने पे चीज़ समझ में आ जाती है। ये बातें सारी मैं आपको बताना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन बताने के पीछे वजह ये है ये टॉपिक थोड़ा अजीब है। मैं आपको पहले बताऊं, टॉपिक थोड़ा अजीब है। तो आप इस टॉपिक को ऐसा नहीं दूसरे टॉपिक्स की तरह एक कहानी के तौर पर मत सुनना। पूरा गौर फिक्र, पूरी समझ इस टॉपिक पर लगा के जुटा कर बैठेंगे तो ही आप इसे समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये हुई आपके लिए पहली बात, पहली हिदायत आपके लिए। ये टॉपिक ऑलमोस्ट 50 पेजेस में मैंने इसको पूरा डिज़ाइन किया है। 50 पेज ऑलमोस्ट उम्मीद करता हूँ 2 से 3 घंटे की क्लास हो जाती है। मैं कोशिश करूँगा आपको शॉर्ट करने की या विस्तार से साथ चीज़ों को बयान करने की। तो अगर क्लास टाइम पे हो गई तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है क्लास को ज़्यादा लॉन्ग भी करना पड़े, हो सकता है क्लास को 2 भागों में डिवाइड भी करना पड़े। तो देखते हैं, जैसा भी हम पढ़ाते देखते हम हमारे पास कितना टाइम बचता है और कितने टाइम में हम इसको पढ़ा पाते हैं। चूँकि इस फ़्लो चार्ट को इतना ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है कि मैं कोशिश करता हूँ अगर आप पूरा 50 पेज का पैनल ना सुने, अगर ये 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की क्लास को अगर आप पूरा ज़हन लगा कर नहीं सुन पाएँ, तो भी आपके लिए बेहतर है कि आप इस फ़्लो चार्ट को एक बार ढंग से अगर समझ लेंगे कि ये क्या है, कौन सी एरोज़ हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, इन बातों को अगर आप गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास, अगर आपको आउट भी हो जाओगे कहीं पर किसी चीज़ की डीप में अगर नहीं भी जानना चाहोगे, तो उम्मीद करता हूँ इससे बाहर सवाल आपके नहीं आते हैं। और इन चीज़ों को ही आपको सबसे गौर से सुनना और समझना है। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को हटा लेता हूँ ताकि आपको पूरा फ़्लो चार्ट साफ़ नज़र आ जाए। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ना फ़्लो चार्ट साफ़ नज़र आ रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको फ़्लो चार्ट समझना है। उसके बाद में क्लास को शुरुआत से ये जितने भी नाम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, सभी नामों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक एक लफ्ज़, हर एक लफ्ज़ के बारे में आपको डिटेल में बयान किया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, 3rd ग्रेड के लिए, 2nd ग्रेड के लिए और दूसरे उर्दू कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है और सभी में ये टॉपिक आता है। तो आप सभी इस चीज़ को गहराई से, गौर से समझने की कोशिश करें। चलिए, यहीं पर मेरी बातों का सिलसिला ख़त्म होता है और आज चलते हैं हम ज़बानों के बारे में कि उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा कैसे होता है। चलिए, आप भी मेरे साथ समझते जाइए। सबसे ऊपर से बातों को नोटिस करते चलेंगे। एक तरफ लिखा है एसके डिवीज़न, दूसरी तरफ लिखा है मेरा नाम, यानी मेरे चैनल पर बना है और मैंने ही ये अपने हाथ से बनाया है। बीच में लिखा है ज़बानों के ख़ानदान। क्या लिखा है बच्चों, दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पे? ज़बानों के ख़ानदान। यानी इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में जितनी भी ज़बानें आज तक आई हैं, जितनी भी ज़बानें चला करती हैं, उन ज़बानों के कितने बड़े ख़ानदान थे? 8 बड़े ख़ानदान थे। कहीं पर आपको 11 मिलेगा, कहीं पर 13 मिलेगा, कहीं पर 17 और कहीं 57 भी मिल जाएगा। तो आपको इतना कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आपको जितने नाम यहाँ पर बताए गए हैं, अगर कोई कहता है 11 है, कोई कहता है 15 है, कोई कहता है 17 है, तो आप 17 का नाम निकाल कर बताओ। आपको ऑथेंटिक किताबों में नाम भी नहीं मिल पाएंगे। तो बेटर क्या है, 8 ख़ानदान ही इसके मोतबर माने गए हैं। इसी चीज़ को ऑथेंटिक माना गया है कि ज़बानों के ख़ानदान, यहीं से कहानी शुरुआत होती है। बिल्कुल ढंग से समझना, बारीकी से नोटिस करना है कि दुनिया में सारी ज़बानों के कुछ ग्रुप, कुछ समूह बनाए गए हैं। उन सारे समूह के बड़े बड़े ख़ानदान हैं। एक एक ख़ानदान में बहुत सारी भाषाएँ, बहुत सारी ज़बानें, बहुत सारी बोलियाँ उसमें हुआ करती हैं। तो आपको क्या समझना है कि उन सारी भाषाओं को बड़े समूहों में बांट दिया गया है। उनको टोटल 8 बड़े ख़ानदान में उनको तकसीम किया गया है। ठीक है, पहला ख़ानदान है सामी। क्या नाम है दोस्तों?
सामी, दूसरा है अफ्रीकी बांतो, तीसरा है द्राविड़ी, चौथा है हिंद यूरोपी, हिंद चीनी, मलायाई, मुंडा और अमेरिका अहद की ज़बानें। ये टोटल 8 खानदान है। लेकिन अगर आपको 8 खानदान के नाम याद ना रहें तो भी कोई हर्ज नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि ज़बानों के खानदान में जो 8 खानदान है, इसमें सबसे बड़ा खानदान कौन सा है? हिंद यूरोपीय खानदान। कौन सा है दोस्तों? हिंद यूरोपीय खानदान, जो सबसे बीच में मैंने लिखा है। हिंद यूरोपीय खानदान सबसे बड़ा खानदान है। और उर्दू का सिलसिला भी कहीं ना कहीं से जाकर हिंद यूरोपीय खानदान से ही जाकर मिलता है। तो आपको किसके बारे में याद रखना है? हिंद यूरोपीय खानदान से ही उर्दू ज़बान निकली है, पहली बात। अब बात करते हैं दोस्तों हिंद यूरोपीय खानदान के ज़बान में भी, इसके भी 8 भाग और थे, यानी इसमें भी 8 ज़बानें और थी, इसकी भी 8 ज़बानें और थी। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है 1 2 3 5 6 7 8, 4 नंबर हटा दिया है। यानी कि अगर आपको 8 नाम याद ना भी रहे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हिंद यूरोपीय ख़ानदान में एक ख़ानदान था, उस ख़ानदान का नाम है ईरानी ख़ानदान। कौन सा ख़ानदान दोस्तों? ईरानी ख़ानदान। इस ईरानी ख़ानदान के भी 2 भाग हैं, 2 शाखाएं हैं इसकी। इसमें से एक है ईरानी ख़ानदान और दूसरा है हिंद आर्यई ख़ानदान। कौन सा है? हिंद आर्यई ख़ानदान। डाइवर्ट मत होइएगा, बिल्कुल जहन को लगा कर बैठे रहिएगा। अगर जहाँ पर भी आपने जहन को आगे पीछे किया तो आप कहानी से क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे, बात नहीं समझ पाएंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और ज़्यादा पजल्ड हो जाएंगे। ना जाने सर ने क्या खिचड़ी बना दी है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। ज़बानों के ख़ानदान कितने हैं दोस्तों? 8 में सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है? हिंद यूरोपीय ख़ानदान। हिंद यूरोपीय ख़ानदान के भी 8 ख़ानदान, उसकी 8 शाखाएँ और है, जिसमें से एक अहम शाखा है ईरानी ख़ानदान। ठीक है, इस ईरानी ख़ानदान से ही उर्दू ज़बान निकलती है, इसलिए हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी सबको दिमाग से हटा देंगे। ईरानी ख़ानदान की भी 2 अलग अलग शाखाएं हैं, ईरानी ख़ानदान और हिंद आर्यई ख़ानदान। ईरानी ख़ानदान को हम छोड़ देंगे और बात करेंगे हिंद आर्यई ख़ानदान की, क्योंकि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है और ये हिंदुस्तान की खालिस ज़बान है, ये किसी दूसरे मुल्क में पैदा नहीं हुई है। उर्दू किसकी ज़बान है? हिंदुस्तान की ही, खालिस हिंदुस्तान की ज़बान है। अब हम बात करेंगे दोस्तों हिंद आर्यई ख़ानदान के बारे में। ठीक है, अब हिंद आर्यई ख़ानदान को भी 3 अलग अलग अदवार में बांटा गया है, यानी 3 अलग अलग दौर में बांटा गया है, 3 अलग दौर में डिवाइड किया गया है। आप यूँ समझ लीजिए ज़बानों के ख़ानदान को 500-500 साल में क्या किया गया दोस्तों? डिवाइड कर दिया गया है। कितने टाइम में? 500-500 साल में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया गया है कि हर 500 साल में एक ज़बान तरक्की कर लेती है, या यूँ समझ लीजिए हर 500 साल में एक ज़बान तरक्की करके चेंज हो जाती है। ठीक है, बढ़कर एक नई ज़बान का रूप ले लेती है, जिसके अज्ज़ाए तरकीबी मुअय्यन हो जाते हैं, जिसके कुछ उसूल, कुछ कायदे, कुछ कवानीन मुतय्यन हो जाते हैं। उस तरह वो ज़बान क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। नई ज़बान क्या हो जाती है? लोकल ज़बान, जो लोग बोला करते हैं वो ज़बान आगे बढ़ जाती है। बहरहाल हिंद आर्यई ख़ानदान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हिंद आर्यई ख़ानदान को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला है कदीम हिंद आर्यई ख़ानदान, दूसरा है वसती हिंद आर्यई ख़ानदान और तीसरा है जदीद हिंद आर्यई ख़ानदान। अब तीनों को ही बारी बारी पढ़ना है। 3 अलग अलग ख़ानदान नहीं है, ये 3 अलग अलग ख़ानदान नहीं है, बल्कि एक ही ख़ानदान है। कौन सा? हिंद आर्यई ख़ानदान है, जो कि 3 अलग अलग दौर से गुजरा है। एक पुराना दौर, एक बीच का दौर, एक नया दौर, जिसको प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम से आप समझ सकते हैं हिंदी के तौर पे। तो कदीम हिंद आर्यई ख़ानदान के बारे में पढ़ेंगे कि यहीं से उर्दू की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले कदीम हिंद आर्यई ख़ानदान में होता क्या है? होता कुछ ऐसा है कि ईरान के कुछ लोग, ईरान का एक तबका, ईरान के कुछ लोग हिंदुस्तान में आते हैं। कहाँ आते हैं? हिंदुस्तान में आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब हिंदुस्तान में जब आते हैं तो अफ़गानिस्तान और सिंध के रास्ते होते होते शुमाल हिंदुस्तान में आकर अपना डेरा जमाते हैं। इस वक्त यहाँ पर हिंदुस्तान में द्राविड़ कौम पहले से ही थी। राहुल द्रविड़ नहीं हो, द्राविड़ कौम यहाँ पर पहले से ही थी। जब ये लोग यहाँ पर आकर रहने लगे, इस वक्त यहाँ पर सबसे पहली ज़बान कौन सी बोली जाने लगी? वैदिक संस्कृत। कौन सी बोली जाने लगी? वैदिक संस्कृत। आपको ये भी पता है कि सारी ज़बानों का मूल जो है वो संस्कृत ज़बान ही है। हिंदुस्तान में सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी ज़बान कौन सी है? संस्कृत है। और सभी ज़बानों की जड़, सभी ज़बानों की जननी इसी को ही माना गया है। साथ में ये भी देख लीजिए, संस्कृत और फारसी को सगी बहनें भी माना जाता है। तो सबसे पहले ज़बान कौन सी थी दोस्तों? वैदिक संस्कृत। हाल इसके बारे में डीपली आपको समझाएंगे पूरा चैप्टर में, पूरा पार्ट में। सबसे पहले आई दोस्तों वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब है जिसमें वेद लिखे गए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, है ना, चारों वेद लिखे गए। तो ये था वैदिक संस्कृत का काल। कम से कम 500 साल का ये टाइम पीरियड रहा।
इसके ठीक 500 साल बाद, 500 साल के बाद जो संस्कृत अपग्रेड हुई, जो संस्कृत का तरक्की याफ्ता जो रूप था वो था क्लासिक संस्कृत। इसमें रामायण महाभारत लिखी जाने लगी और संस्कृत इस तरह क्या हो गई, बढ़ने लगी। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ, आगे जाकर संस्कृत में कुछ उसूल, कुछ कायदे, कुछ कानून लगा दिए गए। और ये बात आप भी जानते हैं दोस्तों कि किसी ज़बान पर जब कायदे कानून लगा दिए जाते हैं तो वो लोगों के लिए बोलना उसके लिए दुश्वारी हो जाती है और लोग नेचुरल आम ज़बान की में अपनी आम बोलचाल में बात करना शुरू कर देते हैं, उस ज़बान से थोड़ा हट जाते हैं। आज भी लोग कहते हैं हम हिंदी बोलते हैं। अब बताइए हिंदी कहाँ बोलते हैं? हम उसमें हिंदी में इंग्लिश भी डाल देते हैं, हम उसमें फ़ारसी भी डाल देते हैं, उर्दू भी डाल देते हैं, मारवाड़ी भी डाल देते हैं, राजस्थानी डाल देते हैं। हम ज़बानों को मिक्स करके बोला करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें से सहूलत लगती है। प्रकृति के तौर पर, नेचुरल तौर पर हम उस चीज़ को ऐसे बोलने के आदी हो जाते हैं कि हमें बोलने में सहूलत होती है। तो जब वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत का जब ज़माना था, वो दौर था 1000 साल का, और जब इसमें कायदे कानून ज़्यादा लग गए और जब इसमें कायदे कानून लगने लग गए तो उसके बाद क्या किया, उन कायदे कानून से लोगों ने हटकर कुछ प्रकृति की भाषाएं बोलना शुरू कर दी। क्या करने लगे? प्रकृति की भाषाएं बोलना शुरू कर दी। और ये दौर था दोस्तों वस्ती दौर। किसका दौर था? वस्ती दौर। यहाँ पर लोगों ने प्राकृतिक भाषाएं बोलना शुरू कर दिया और प्राकृतिक भाषाओं से ही क्या बना दोस्तों? प्राकृत भाषा। क्या बना है? प्राकृत ज़बान। अब इस प्राकृत ज़बान में भी 5 अलग अलग, पूरे हिंदुस्तान में 5 अलग अलग भागों में ये ज़बान बोली जाती थी। एक थी शोरसेनी प्राकृत, दूसरी थी मागधी प्राकृत, तीसरी थी अर्ध मागधी प्राकृत, चौथी थी महाराष्ट्रीय प्राकृत और 5वीं थी पैशाची प्राकृत। अभी कहाँ कहाँ किन किन एरिया में कहाँ बोली जाती थी वो मैं डिटेल में आपको बाद में समझा दूंगा। अब जब प्राकृत ज़बान लोग बोलने लगे और लोगों ने प्राकृत ज़बान को ही अपना बोलने का तरीका अपना लिया, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते 400-500 साल बाद जाकर इसमें भी कायदे कानून बनने लग गए और लोगों ने इसी ज़बान को एक नाम करार दे दिया कि ये भी एक भाषा है, ये भी एक ज़बान है। तो लोगों ने उससे भी कटना शुरू कर दिया और लोगों ने प्रकृति वाली भाषा को छोड़कर एक भ्रष्ट ज़बान अपना ली। क्या अपना ली? भ्रष्ट ज़बान अपना ली। उसको नाम दिया गया अपभ्रंश। क्या नाम दिया गया? अपभ्रंश। अब ये दौर कौन सा आया दोस्तों? अपभ्रंश का दौर आया। हालांकि प्राकृत से पहले भी एक दौर आया था, पाली ज़बान आई थी, जिसको गौतम बुद्ध ने जिसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, उसके बाद अशोक की ज़बान आई थी, जिसको अशोक के लाट वगैरह में इस्तेमाल किया गया था पाली ज़बान का। उसके बाद प्राकृत आई थी, फिर अपभ्रंश आई थी, और जहाँ जहाँ शोरसेनी मागधी वगैरह ज़बान बोली जाती थी उसी का ही अपग्रेड, उसी का भ्रष्ट वर्जन अपभ्रंश कहलाया। और जहाँ पर शोरसेनी प्राकृत बोली जाती थी वहाँ पर शोरसेनी अपभ्रंश बोली जाने लगी। जहाँ पर मागधी प्राकृत बोली जाती थी वहाँ पर मागधी अपभ्रंश बोली जाने लगी। जहाँ पर अर्ध मागधी प्राकृत बोली जाती थी वहाँ पर अर्ध मागधी अपभ्रंश बोली जाने लगी। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और शुमाली मगरब अपभ्रंश का ज़माने का दौर आ गया। ये जो दौर था दोस्तों, ये जो दौर था, ये था वस्ती हिंद आर्य दौर। यहाँ तक मामला हो जाता है एंड। एक बार पहली कहानी शुरू होती है संस्कृत से, ये था कदीम दौर। उसके बाद दौर आता है दूसरा, और दौर आता है प्राकृत और अपभ्रंश का। 1000 साल तक यही मामला चलता रहता है। लेकिन शोरसेनी किस बात? शोरसेनी अब अपभ्रंश के दौर में भी जो सबसे ऊपर वाली अपभ्रंश है, शोरसेनी अपभ्रंश, इससे भी 4 बोलियों का, 4 ज़बानों की इससे उत्पत्ति होती है, 4 ज़बानों का ऐसा निकाल होता है। जो 4 ज़बानें कौन सी हैं? मगरबी हिंदी, मशरिकी पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती। किससे निकलती है ये? शोरसेनी अपभ्रंश से निकलती है। ऐसा मत सोचना 5 से 4 कैसे निकल गई। 5 से 4 कैसे निकल गई? 5 से नहीं, बल्कि सिर्फ एक के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि हमारे सिलेबस में वो चीज़ नहीं है। हमें सिर्फ जानना है कि उर्दू की उत्पत्ति कैसे होती है, उर्दू की पैदाइश कैसे होती है, उर्दू ज़बान की पैदाइश कैसे होती है, हमें सिर्फ वो समझना है। इसलिए बाकी सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना हमारे लिए मुनासिब नहीं है और जानना ज़रूरी भी नहीं है। तो शोरसेनी अपभ्रंश से 4 ज़बानें निकलती हैं, मगरबी हिंदी, मशरिकी पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती। इन 4 ज़बानों में भी सबसे अहम ज़बान है मगरबी हिंदी। अहम क्यों है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उर्दू के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उर्दू के बारे में। तो उर्दू ज़बान किससे निकली है दोस्तों? मगरबी हिंदी के पेट से, वतन से ही निकली है। मगरबी हिंदी से 5 भाषाएं निकली है, 5 ज़बानें निकली हैं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। और इनमें सबसे अहम भाषा, सबसे अहम बोली जो है खड़ी बोली, इससे ही हिंदी निकली है और इसी से ही उर्दू निकली है। इसका मतलब हिंदी उर्दू दोनों क्या है? सगी बहनें हैं, भाई नहीं है। क्या है? बहनें, क्योंकि ज़बानें बोली जाती है, ज़बानें बोला नहीं जाता। बात आपके समझ में आ गई दोस्तों?
उम्मीद करता हूँ फ्लो चार्ट आपके काफ़ी समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर करके देखें, आप समझने की कोशिश करें। उम्मीद नहीं बल्कि पूरा दावा करता हूँ कि अगर आप एक बार नहीं 2 बार भी रिपीट करके देखेंगे तो आप बात को समझ जाएंगे। और अगर आप अच्छी तरह जहानत के साथ, समझदारी के साथ अगर आप पूरे वीडियो को ढंग से देखते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मामला होता है ओवर। अब मैं आता हूँ शुरुआत में वापस। अब मैं आता हूँ शुरुआत में, जहाँ से हमें क्या करना है, उर्दू का आगाज़ करना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इस क्या आगाज़ वर्तका के बारे में जानने के बाद, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, सबसे पहले हम उर्दू लफ्ज़ के बारे में जानना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं पढ़ देता हूँ, आपको गौर से सुनना है और समझना है। उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है, इसकी इब्तिदा हिंदुस्तान में ही हुई है। इब्तिदा कहाँ हुई है? हिंदुस्तान में हुई है, बाहर कहीं नहीं हुई है। और ये किसी मज़हब की ज़बान नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की ही ज़बान है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जो उर्दू लफ्ज़ से बना है। तुर्क में कौन सा लफ्ज़ है? उर्दू, उससे क्या बना है? उर्दू। इसके मानी है लश्कर, फ़ौज, छावनी और आराम का। उर्दू लफ्ज़ का सबसे पहले इस्तेमाल 1750 में हुआ। और ये छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। हर एक लाइन से एक छोटा सवाल बन जाता है। उर्दू खालिस कौन सी वतन की पैदाइश है? तो आपको बताना है हिंदुस्तान की। तुर्की ज़बान के कौन से लफ्ज़ से उर्दू ज़बान या उर्दू लफ्ज़ निकला है? तो उर्दू से। उर्दू का असल मतलब क्या है? लश्कर, फ़ौज, छावनी वगैरह सब। उर्दू लफ्ज़ का सबसे पहले इस्तेमाल कब हुआ था? 1750 में। हर लाइन से एक सवाल बनता है, तो हर लाइन को बहुत गौर से सुनना और समझना है। इस लफ्ज़ का सबसे पहले इस्तेमाल मसहफ़ी ने किया था। उर्दू लफ्ज़ का तज़किरा सबसे पहले तुज़ुक बाबरी में मिलता है। उर्दू ज़बान उर्दू लफ्ज़ से पहले मुख्तलिफ़ नामों से जानी जाती थी, अलग अलग नामों से। अमीर खुसरो ने 14वीं सदी में हिंदी या हिंदवी का नाम दिया, उसके बाद रेख्ता नाम दिया। किसने? अमीर खुसरो ने। वली दक्कनी भी रेख्ता ही कहते थे। रेख्ता मतलब टूटी फूटी ज़बान। दहली में इसको ज़बान दहली कहा जाता था। शाहजहाँ ने उर्दू मुअल्ला का नाम दिया, ये उर्दू ज़बान का ख़िताब है। शाहजहाँ ने इसको उर्दू मुअल्ला कहा है, उर्दू मुअल्ला इसको एजाज़ से नवाजा है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्कन के इलाके को फ़तह किया और गुजरात से मालवा तक हुकूमत कायम हुई और दहली से लोग गुजरात गए तो उसका नाम गुजरी पड़ा। गुजरात से क्या पड़ा है? गुजरी पड़ा है। और जब दक्कन के इलाके में पहुंची तो इसका नाम दक्कनी पड़ा। ये उर्दू का कदीम नाम है। क्या? दक्कनी। अंग्रेज़ उर्दू ज़बान को हिंदुस्तानी या मॉरिस के नाम से याद करते थे, इसी नाम से उसको जाना जाता था। तो ऑप्शन में आ जाता है, कभी या तो मॉरिस आ जाता है, कभी हिंदुस्तानी आ जाता है। तो आपको दोनों में से कोई ऑप्शन चुनना है। अंग्रेज़ लोग उर्दू ज़बान को किस नाम से जानते थे? 1832 में उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। मैंने रेड में लिखा है ताकि आप ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखें। इससे पहले फ़ारसी को दफ्तरी और अदबी हैसियत हासिल थी। उर्दू ज़बान के लिए हिंदुस्तानी लफ्ज़ सबसे पहले 1878 में क्लास्ट ने इस्तेमाल किया। क्लास नहीं, क्लारिस्ट था शायद वो। 18वीं सदी की चौथी दहाई से कबल, चौथी दहाई मतलब 1830 के आसपास का टाइम, उर्दू ज़बान को सिर्फ एक बोली माना जाता था। टूटी फूटी बोली समझते थे, इसको कोई ज़बान का दर्जा हासिल नहीं था। ज़बान के लिए लिसान लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। लिसान अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब भाषा, बोली। ज़बान को क्या कहा जाता है? लिसान कहा जाता है। इसकी जमा अलसिना है। लिसान की जमा क्या है? अलसिना है। आज़ाए नतक यानी जीभ को भी क्या कहा जाता है? ज़बान कहा जाता है। लिसान से ही लिसानियात बना है, जिसके मानी ज़बान का इल्म होता है। लिसानियात मतलब ज़बान का इल्म, भाषा ज्ञान। लिसानियात से मुराद ज़बान की तकरीरी और तहरीरी महारत हासिल करना नहीं होता, बल्कि किसी भी ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका का इल्म होता है। कोई ज़बान कैसे पैदा हुई और कैसे उसने तरक्की की और कैसे वो एक बाकायदा ज़बान बन गई, यही इल्म लिसानियात कहलाता है। इल्म लिसानियात के जानने वाले को माहिर लिसानियात कहा जाता है। माहिर लिसानियात भाषा विशेषज्ञ, इल्म लिसानियात भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान जानने वाले को भाषा विशेषज्ञ कहा जाता है। यानी इल्म लिसानियात जानने वाले को माहिर लिसानियात कहा जाता है। और एक माहिर लिसानियात का काम सिर्फ ये नहीं है कि उर्दू के सारे कवायद जानता हो, इसके सारी ग्रामर अच्छी तरह जानता हो, नहीं, बल्कि साथ में ये भी चीज़ें जानता हो कि ज़बान कैसे परवान चढ़ी है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे ये वजूद में आई है। सारी बातों को जानना भी उसके लिए क्या है? ज़रूरी है। ज़बान के साइंसी मुताले को भी इल्म लिसानियात
कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसमें ज़बान से मुताल्लिक़ बातों की खोज की जाती है। कुछ माहिरीन लिसानियात और उनके तसानीफ़ क्या क्या हैं। अब कौन कौन से माहिर लिसानियात जो भाषा विशेषज्ञ कौन हुए उर्दू के अंदर, एक एक का नाम देखते हैं और किसने उर्दू ज़बान के बारे में अपनी कौन सी किताबें लिखी है, उन सब के बारे में नाम देखिए। इनसे भी सवाल कई बार बन जाते हैं। हालांकि इसके बाद एक टॉपिक और आएगा आपका, उसमें भी मैं आपको इनके बारे में डिटेल में और बताऊँगा, पर यहाँ से इनका नाम देख लीजिए। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान कौन है? भाषा विशेषज्ञ हैं, लिसानियात का इल्म रखने वाले हैं, माहिर लिसानियात हैं। इनकी किताब है मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर हिंदुस्तानी लिसानियात। हाफिज़ महमूद शिरानी पंजाब में उर्दू। शौकत सब्ज़वारी उर्दू लिसानियात। नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन में उर्दू। सैयद सुलेमान नदवी नक़ूश सुलेमानी। मौलवी अब्दुल हक दहलवी उर्दू ज़बान व अदब। मिर्ज़ा खलील अहमद बेग उर्दू की लिसानी तश्कील। एहतशाम हुसैन हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका जॉन बीम्स की किताब का तर्जुमा है, उन्होंने खुद लिखी नहीं है। ये थे दोस्तों उर्दू ज़बान के बारे में, उर्दू लफ्ज़ के बारे में कुछ खास बातें। अब बात करते हैं उर्दू ज़बान के इब्तिदा कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, उर्दू ज़बान किस तरह वजूद में आई है। हमें ये बात डिटेल में जाननी है पूरी तफसील के साथ। किसी भी ज़बान के आगाज़ व इर्तिका की दास्तान कुछ मखसूस मुआशरती और तहज़ीबी पहलुओं से जुड़ी होती है। कोई भी ज़बान अचानक से वजूद में नहीं आती। कोई भी ज़बान अपनी तरक्की याफ्ता शक्ल इख्तियार करने से पहले मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रती है। ऐसा नहीं कोई भी ज़बान कि कल सुबह कल उठकर सब हिंदी बोलना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ज़बान की उत्पत्ति होने में, किसी भी ज़बान के वजूद में आने में एक लंबा अरसा, एक लंबा वक्त लगता है, एक तवील वक्त लगता है। धीरे धीरे वो काफ़ी मराहिल से, काफ़ी मरहलों से, काफ़ी चरणों से गुज़रती है। उसके बाद वो ज़बान पूरी मुकम्मल तौर पे तैयार होती है। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा होने वाली एक तरक्की याफ्ता शक्ल है जो अपनी तरक्की याफ्ता शक्ल में वजूद में आने से पहले मुख्तलिफ़ हालात से गुजरी है। उर्दू ज़बान किस तरह वजूद में आई, इससे पहले हिंदुस्तान में क्या लिसानी सूरत हाल थी और कौन सी ज़बान हिंदुस्तान में बोली जाती थी और उर्दू किस तरह उनसे वजूद में आई है, आइए देखते हैं आगे। ये था इसका इंट्रोडक्शन कि अब हमें क्या करना है, सब चीज़ों को बारी बारी जानना है कि उर्दू ज़बान जब वजूद में आई थी उससे पहले हिंदुस्तान के क्या हाल थे। कि हिंदुस्तान में उर्दू पैदा हुई है तो उर्दू ज़बान के आने से पहले हिंदुस्तानी हाल क्या था और किस तरह ये उर्दू ज़बान की उत्पत्ति होती है, कैसे आगे बढ़ती है, ये सब चीज़ें बारी बारी हमें जाननी है। चलिए बात को यहाँ से स्टार्ट करते हैं डीपली से, एक एक बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा। 500 कबल मसीह ईसा पूर्व 500 कबल मसीह में आर्य समाज के लोग वस्त एशिया के खुश पहाड़ियों से निकलकर ईरान, अफ़गानिस्तान और सिंध के रास्ते से होते हुए हिंदुस्तान आए। ये अपने साथ आर्य ज़बान लेकर आए थे। कौन? आर्य समाज वाले। इनका मुकाबला हिंदुस्तान में पहले से मौजूद द्राविड़ कौम से होता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आर्य समाज की जीत हुई और द्राविड़ कौम की शिकस्त हुई, उनकी पराजय हुई। इसके बाद आर्य कौम शुमाली हिंद में बस गई और द्राविड़ कौम जनूबी हिंद में बस गई। लेकिन द्राविड़ कौम के कुछ अफराद शुमाली हिंद में बच गए और आर्य कौम जिस ज़बान को लेकर हिंदुस्तान आई उसमें द्राविड़ी ज़बान के अल्फाज मिलने लग गए। ये बात आर्य समाज के लोगों को नापसंद हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़बान के लिए कुछ उसूल और कानून बना दिए। यानी मेन ज़बान कौन सी थी? आर्य ज़बान थी। और वो लोग अपने आप को पवित्र मानते थे, अच्छा मानते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला हिसाब होता ना कुछ सिस्टम, तो अपने आप को सबसे उच्च कोटि का माना करते थे। और जब ये द्राविड़ के लोग भी उनके साथ मिलजुल गए, उनकी भाषाओं में दखल होने लगा, तो उनको ये बात पसंद नहीं है कि लोग भी हमारी जैसे भाषा बोलते हैं, हम इनसे अफजल हैं तो हम एक अफजल भाषा बोलेंगे। तो उन्होंने क्या कि अपनी भाषा के कुछ कायदे कानून बना के उस भाषा को और ज़्यादा पवित्र कर दिया और ज़्यादा साफ शफाफ कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आर्य ज़बान की एक ख़ास तबके की ज़बान बनकर रह गई और आवाम से इसका रिश्ता टूट गया। और जाहिर सी बात है, जब किसी ज़बान में कुछ उसूल का कायम कर दिए जाते हैं, कुछ कायदे कानून लगा दिए जाते हैं, तो उस ज़बान का आवाम से रिश्ता क्या हो जाता है? कट जाता है। एक मखसूस तबका, एक ख़ास विशिष्ट वर्ग ही उसको बोल पाता है, हर इंसान उससे कट जाता है। अब जो उन्होंने कानून बना दिए वो साथ में लेकर आया था आर्य ज़बान, और धीरे धीरे द्राविड़ ज़बान के लफ्ज़ क्या होने लगे? मिक्स होने लगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो क्या करना है, अपने आर्य ज़बान को अलग रखना है, इनसे ऊंचा रखना है। उन्होंने उसमें कानून बना दिए और कानून बनाने के बाद उस ज़बान का नाम क्या दिया? संस्कृत। क्या नाम दे दिया दोस्तों? संस्कृत। समझ गए? सबसे पहले ज़बान कौन सी आई थी? आर्य ज़बान वो लेकर आए थे, जिसको उन्होंने पवित्र कर दिया, साफ सुथरा कर दिया और नाम क्या दिया? संस्कृत।
ये ज़बान संस्कृत ज़बान कहलाई। संस्कृत दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। अब संस्कृत नाम भी क्यों दिया ये भी सुनना आप। पहला लफ्ज़ है संस, दूसरा है कृत। संस का मतलब होता है पाक, मुकद्दस यानी पवित्र, कृत यानी करना। इस तरह संस प्लस कृत मिलाकर क्या बना संस्कृत। ऐसी ज़बान जो पाक पवित्र कर दी गई है, जो पाक कर दी गई है, जो मुकद्दस कर दी गई है, उसका नाम उन्होंने संस्कृत रख दिया। और ये कहा कि ज़बान सिर्फ हम लोग, उच्च वर्ग इसको ज़बान को बोला करेगा। और आवाम को लगा ये तो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, हमसे बोली नहीं जाती, तो लोगों ने क्या करा, प्राकृत ज़बान बोलना शुरू कर दिया। उससे हट गए, उस ज़बान से क्या हो गया, वो हट गए। यानी ये ज़बान जो बिल्कुल पाक साफ करके बनाई गई हो, उसी का नाम क्या रखा दोस्तों, संस्कृत ज़बान रखा है। उर्दू ज़बान का ताल्लुक इसी आर्यई ज़बान से जाकर मिलता है जो वो साथ लेकर आए थे। आर्यई ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये आर्यई ज़बान दोस्तों 3 अलग अलग पार्टीशन में बढ़ जाती है आगे जाकर। किस तरह बढ़ती है, पहला दौर है कदीम हिंद आर्यई, दूसरा है वस्त हिंद आर्यई और तीसरा है जदीद हिंद आर्यई। हिंद आर्यई आर्यई ज़बान थी, हिंदुस्तान में थी, और कदीम, वस्त और जदीद प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल, तीनों कालों में अलग अलग ज़बान बढ़ती बढ़ती प्योर होती लास्ट में जाकर उर्दू ज़बान के रूप में सामने आ गई है। कदीम हिंद आर्यई का दौर कौन सा था, 1500 कब्ल मसीह से लेकर 500 कब्ल मसीह तक। काफ मीम का मतलब है कब्ल मसीह, ईसा पूर्व, बीसी जिसे कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, है ना। आपने देखा बीसी और एडी, आफ्टर दैट। एक तो ईसवी पूर्व होता है, एक ईसवी होता है। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 1500 साल पहले इस ज़बान का दौर था। किसका, कदीम हिंद आर्यई का। और ईसा अलैहिस्सलाम के आने से, उनके दुनिया में आने से, तशरीफ़ लाने से 500 साल पहले तक इसका टाइम रहा, यानी 1000 साल तक इसका टाइम पीरियड रहा है। अब जहाँ पर जाहिर सी बात है कि 500 साल पहले इसका जब दौर ख़त्म हुआ है, तो उसी टाइम से क्या शुरू हो गया है, वस्त हिंद आर्यई का दौर शुरू हो गया है, जो कि 500 कब्ल मसीह से लेकर, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 500 साल पहले से लेकर 1000 ईस्वी तक, ईसा अलैहिस्सलाम के आने के 1000 साल बाद तक इसका टाइम चला, यानी 1500 साल तक बहुत लॉन्ग टाइम इन्होंने निकाला है, यानी वस्त हिंद आर्यई का दौर रहा है। और 1000 ईस्वी से लेकर जो टाइम आज तक चल रहा है 2022, और आगे भी जब तक चलेगा, ये टोटल दौर क्या कहलाएगा, जदीद हिंद आर्यई दौर कहलाएगा। समझ में आ गई बात, नहीं है तो आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। उर्दू ज़बान का ताल्लुक इसी जदीद हिंद आर्यई ख़ानदान से है, यानी कि कदीम में और वस्त में उर्दू का कोई नामो निशान नहीं था। उर्दू कब पैदा हुई है, जदीद हिंद आर्यई दौर में ही पैदा हुई है, 1000 साल वाले बाद में। दुनिया की तमाम ज़बानों को 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है, जो कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में समझाया था। अब ये चीज़ें विस्तार में है, वही चीज़ें, ठीक है, जो मैंने आपको वहाँ बताई थी। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गई तो आप यहाँ डिटेल में सब बातों को समझ पाएंगे। इनमें बहुत सारी ज़बानें आपस में मुमासलत रखती हैं या एक दूसरे से यकसानियत रखती हैं। इनको लिसानी ख़ानदान यानी लैंग्वेज फैमिली कहा जाता है, और या इसको उर्दू में ख़ानदान अलसिना भी कहा जाता है। ख़ानदान अलसिना कहा जाता है, अलसिना जमा है लिसान की, भाषा का ग्रुप है, उसको क्या ख़ानदान अलसिना लैंग्वेज फैमिली कहा जाता है। यानी बहुत सारी भाषाएं आपस में मिल कर क्या एक ख़ानदान बना देती है। अब ये 8 ख़ानदान कौन से हैं ये देखिए, सामी, अफ्रीकी बांतू, हिंद चीनी, द्राविड़ी, मुंडा, मलायाई ख़ानदान, हिंद यूरोपीय ख़ानदान, अमेरिका के अहद क़दीम की ज़बानें, ये टोटल 8 ख़ानदान में ज़बानों का दौर शुरू हुआ है। हमें इन सब के बारे में याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है कि सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा, इसमें हिंद यूरोपीय ख़ानदान 7 नंबर वाला ख़ानदान सबसे बड़ा है। अब आप कहेंगे सर ऊपर तो आपने 4 नंबर लिखा था, यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, वो फ्लो चार्ट में सेट नहीं हो रहा था बिल्कुल कोने में, ठीक है, इसलिए उसको बीच में लाना पड़ा। तो सबसे ख़ास कौन सा है, हिंद यूरोपीय ख़ानदान। सीक्वेंस की कोई दिक्कत आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हिंद यूरोपीय ख़ानदान इनमें सबसे बड़ा ख़ानदान है। उर्दू का ताल्लुक इसी ख़ानदान से है। हिंद यूरोपीय ख़ानदान की 8 शाखें हैं। कितनी है दोस्तों, उसकी 8 शाखें हैं। इनमें सबसे अहम हिंद आर्यई ख़ानदान है ना, जिससे आगे 2 निकलते हैं। हिंद आर्यई ईरानी ख़ानदान, उर्दू का ताल्लुक इसी से जाकर मिलता है। अब हिंद आर्यई ख़ानदान की भी पहले कौन सा ख़ानदान है, ईरानी ख़ानदान। ईरानी ख़ानदान से भी 2 निकलते हैं, हिंद आर्यई ख़ानदान और ईरानी ख़ानदान। उर्दू का ताल्लुक भी किससे है, हिंद आर्यई ख़ानदान से ही जाकर मिलता है। ये दूसरा फ्लो चार्ट है, शॉर्ट एंड स्वीट में बात को समझने के लिए कि ज़बानों का दौर कैसा रहा है। पहला जो दौर है कदीम हिंद आर्यई, मैं एक बार अपने आप को हटा लेता हूँ वापस ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। पहला जो दौर है दोस्तों 1500 कब्ल मसीह से लेकर 500 कब्ल मसीह तक, इसमें ज़बानों का दौर क्या रहा है। सबसे पहले ज़बान आई वैदिक, कौन सी आई, वैदिक संस्कृत। उसके बाद आई क्लासिकल संस्कृत या क्लासिकी संस्कृत। वैदिक संस्कृत में जिसमें वेद लिखे गए, क्लासिकल संस्कृत का वो 500 साल का टाइम, यानी
1500 से 500 तक का टाइम है, यानी 1000 साल तक का टाइम था। तो 500 साल तो वैदिक संस्कृत रही है और 500 साल क्या रही, क्लासिकल संस्कृत रही है। तो 500 साल में वेद लिखे गए, चारों वेद, और 500 साल में रामायण और महाभारत लिखी गई। ठीक है, अब आता है अपग्रेड वर्जन वस्त हिंदी आई, वस्त हिंद आई। ये 500 कबल मसीह से लेकर 1000 साल तक, 1500 साल तक। अब बताओ वो 1000 का था, ये 1500 क्यों? क्योंकि उसमें ज़बानें थी 2, इसमें ज़बानें हैं 3। पहली है पाली भाषा, फिर है प्राकृत, फिर है अपभ्रंश। 3 अलग अलग 500 साल का टाइम निकला है। 500 साल पाली रही, 500 साल प्राकृत रही, 500 साल अपभ्रंश रही। अब पाली का मतलब पाली मारवाड़ नहीं है, ठीक है, पाली मारवाड़ नहीं है, पाली मतलब भाषा है पाली। जदीद हिंद आर्य में 1000 साल से लेकर आज तक चल रही है। उर्दू का ताल्लुक जदीद हिंद आर्य खानदान से ही है। ये था दोस्तों आपका फ्लो चार्ट, जो मैं आपको पहले डिटेल में समझा चुका हूं, मुझे वापस को समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों आगे कहां से ज़बानों का शुरुआत होती है। कदीम हिंद आर्यई दौर, सबसे पहले पुराने दौर में चलते हैं कि सबसे पहले ज़बानों की शुरुआत कहां से होती है। इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। वैदिक संस्कृत या वैदिक ज़बान भी कह सकते हैं इसे। इस दौर में हिंदू मजहब की मजहबी किताबें वजूद में आई, यानी तमाम वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद वजूद में आए। उसके बाद 500 साल का टाइम निकला और ये वैदिक संस्कृत क्लासिकल संस्कृत में चेंज हो गई, अपग्रेड हो गई। इसमें महाभारत और रामायण वजूद में आई। वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत ज़बान में तसनीफ़ का काम शुरू हो जाता है, जिसे क्लासिकल संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत ज़बान को कदीम हिंद आर्यई दौर में तरक्की मिली। आर्यई समाज के लोग शुमाली मगरिब खित्ते में आबाद थे। जब ये लोग शुमाल से मशरिक़ के जानिब फैलने लगे तो संस्कृत ज़बान की मरकज़ियत ख़त्म हो गई और मुकामी ज़बानों से मिलकर इसकी 3 शक्लें वजूद में आई। यानी ये बात आपको पता है कि एक मज़हब के लोग, एक कौम और एक जगह रहती है, वहाँ पे एक ज़बान बोला करती है। जब दूसरी कौम उसके साथ जब सम्मिलित हो जाती है तो दोनों कौमों के अल्फाज, उनकी बातचीत करने से, उनके रहन सहन से, उनके कल्चर से मुतासिर होने की वजह से क्या हो जाता है, उनकी ज़बानें आपस में मिक्सअप हो जाती है और एक नई ज़बान को वजूद में आ जाती है। तो चूँकि इन लोगों ने अपने लिए कायदे कानून बना लिए थे और उन लोगों ने उसका नाम संस्कृत दे दिया था, और वैदिक संस्कृत के बाद अपग्रेड होकर ये कहाँ चली गई थी, इसके बाद क्लासिकल संस्कृत में अपग्रेड हो गई थी। लेकिन ये लोग पहले कहाँ थे, सिर्फ शुमाली मगरिब में थे। कहाँ थे? शुमाली मगरिबी खत्ते में थे। उसके बाद ये लोग कहाँ जाने लगे, मशरिक में, यानी पूर्वी हिस्से में ये लोग जाने लगे। तो उसके बाद क्या होगा, संस्कृत की जो मुकद्दस या पवित्रता जो थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, खत्म होने लगी। और से 3 अलग अलग भाषाएं क्या होने लगी, जन्म लेने लगी। कौन कौन सी? देखिए 3 भाषा हैं, आदिच्या, प्राच्या और मध्य देशा। आदिच्या, प्राच्या और मध्य देशा। नाम भी टेढ़े बागे हैं तो याद भी आपको ऐसे ही करने हैं। पहला है आदिच्या, ये शुमाल मगरिब की ज़बान है और आर्य समाज की मयारी ज़बान थी। आज इस जगह सिंधी और लहिंदा ज़बानें बोली जाती हैं। कहाँ पर? जहाँ पर आदिच्या उस ज़माने में बोली जाती थी। ये देखो मैंने दोस्तों साथ में साइड में डायग्राम बनाया है एक छोटा सा, शुमाल मगरिब जुनूब, और इससे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, आप समझे शुमाल क्या चल रहा है, मशरिक क्या चल रहा है। शुमाल यानी उत्तरी भारत, ये मैं भारत का मैप लगाने वाला था लेकिन जल्दबाजी में लगा नहीं पाया। शुमाल यानी उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषा है। मशरिक यानी पूर्वी भारत, और मगरिब यानी पश्चिम भारत, और जुनूब यानी दक्षिणी भारत। ठीक है, तो इस तरह का पूरा चार्ट से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें बोली जाती थी। दूसरी ज़बान थी प्राच्या। इसका चलन मशरिक में था। ये आर्यों की मयारी बोली से बहुत दूर थी। आज इस जगह बंगाली, आसामी, उड़िया और बिहारी बोली जाती है, जहाँ पर कभी प्राच्या ज़बान बोली जाती थी। और तीसरी चीज़ है मध्य देशा। बताने की वजह क्या है, क्योंकि मध्य देशा से ही क्या है दोस्तों, उर्दू का ताल्लुक है। मध्य देशा से ही उर्दू आगे परवान चढ़ती है, जन्म लेती है, या इसकी इब्तिदा होती है। ये आदिच्या और प्राच्या के दरमियानी इलाके में राइज थी। आज इस जगह मगरिबी हिंदी बोलियाँ जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज भाषा बोली जाती है। कहाँ पर? मध्य देशा में। इनमें उर्दू का ताल्लुक मध्य देशा से है, यह बात आपको याद रखनी है, यहीं से सवाल बनते हैं। अब बात करते हैं एक नए दौर की। कदीम हिंद आर्यई दौर के इख्तिताम पर पाणिनि का जन्म होता है। किसका जन्म होता है दोस्तों? पाणिनि का। ये संस्कृत के एक जदीद आलिम और कवायद नवीस थे। संस्कृत के कौन थे? कवायद नवीस। संस्कृत के रूल रेगुलेशन बनाने वाले, कायदे कानून बनाने वाले, संस्कृत ज़बान को ग्रामर देने वाला, व्याकरण देने वाला सबसे पहले काम किसने किया? पाणिनि ने। किसने किया? पाणिनि ने।
उन्होंने इष्ट अध्याय नाम से कवायद की किताब लिखी, ग्रामर की व्याकरण की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने कवायद को मंजूम अंदाज में लिखा है, मंजूम नज्मी तौर पे। इनके बाद एक और अहम शख्सियत पतंजलि पैदा हुए। पतंजलि बाबा रामदेव वाली नहीं, पतंजलि शख्सियत पैदा हुई थी। उन्होंने भी महाभाष्य थी, मैंने महाभाष्य कर दिया शायद, महाभाष्य के नाम से एक किताब तसनीफ की, जिसमें क्या रखा, ग्रामर व्याकरण उन्होंने कायम रखी। आगे आगे दौर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पाणिनि का दौर आते आते संस्कृत का शिराजा बिखरने लग गया था और संस्कृत जुमूद का शिकार होने लगी थी। उन्होंने संस्कृत के ऐसे उसूल बना दिए कि ये आम आदमी की पकड़ से बाहर होने लगी। जब इतने ज़्यादा कायदे कानून लग जाएंगे, आप खुद सोचें कि आप जो बात करते हैं, हम दिन भर में जो बोलचाल की बातें हम ज़बान से बोला करते हैं, क्या हम सब चीज़ ग्रामेटिकली बोला करते हैं? क्या हम व्याकरण को देख कर बात करते हैं? रघु यहाँ पर आइए, यहाँ पर बैठिए, हम इस तरह की बात करते हैं। हम तो नॉर्मल चीज़ों में बात करते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने और समझाने में। तो जब इस पर बहुत ज़्यादा कायदे कानून लगने लगे तो क्या होने लगा, धीरे धीरे ज़बान विलुप्त होने लगी या धीरे धीरे ज़बान को कम होने लगा। जब संस्कृत के लिए कड़े उसूल और ज़ाब्ते बना दिए गए तो अवाम ने एक फितरी ज़बान बोलना शुरू किया, जिसे प्राकृत ज़बान का नाम दिया गया। प्राकृत नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों? प्राकृत। प्राकृत किसे बना? प्रकृति से। प्रकृति, नेचुरल, एक नेचुरल ज़बान बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। कोई बात नहीं, संस्कृत कड़ी है तो संस्कृत को साइड में रखें, हम एक नई ज़बान निकाल देते हैं हमारी बोलने चालने में, जिसमें हमें सुविधा हो, आसानी हो, ऐसी ज़बान बोलना शुरू किया। उसका नाम क्या पड़ गया? प्राकृत। तो पहला दौर का कौन सा था? आर्यी ज़बान का। आर्यी ज़बान से क्या, कौन सी ज़बान है दोस्तों? 3 अलग अलग दौर बढ़ गए, अधिच्या, प्राच्या और मध्य देशा, ठीक है, ये दौर में बढ़ गए। फिर टाइम आया संस्कृत का, पहले आई वैदिक संस्कृत और उसके बाद कौन सी संस्कृत आई? क्लासिकल संस्कृत। लेकिन यहाँ पर काम चला नहीं और क्या हुआ, बहुत सारे कानून बनने लगे तो लोगों ने प्राकृत ज़बान को शुरू कर दिया। अब प्राकृत के दौर में 3 अलग अलग प्राकृत चलती है, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। अभी कौन कौन सी है बारी बारी पता लगाते हैं। यानी जब संस्कृत एक मजहबी ज़बान बन गई और पंडितों की जागीर बनकर रह गई तो अवाम ने जिस ज़बान को बोलना शुरू किया उसे प्राकृत कहा जाता है। कॉमन सी बात, ठीक है। यहाँ पर कदीम हिंद आर्यी दौर खत्म हो जाता है और वसती हिंद आर्यी दौर शुरू हो जाता है। यानी जब तक संस्कृत ज़बान चल रही थी, वैदिक और क्लासिक के दौर चल रहा था, वहाँ पर कदीम हिंद आर्यी दौर का हो जाता है, ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जैसे ही प्राकृत ज़बान लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वसती हिंद आर्यी दौर शुरू हो जाता है। यानी मध्यकाल यहाँ पर शुरू हो जाता है। संस्कृत एंड हो जाती है और प्राकृत शुरू हो जाती है, ठीक है। वसती हिंद आर्यी दौर में प्राकृत ज़बानों का इस्तेमाल होता था। पहली प्राकृत कौन सी है, ये देखें। पहली प्राकृत या इब्तदाई प्राकृत थी पाली। कौन सी थी? पाली को कहा जाता है। ये बुद्ध मजहब की ज़बान थी। महात्मा गौतम बुद्ध ने इसी ज़बान में अपने मजहब की तालीम और तबलीग की और इसी ज़बान में अपने उपदेश दिए। किसमें? पाली ज़बान में, पाली भाषा में। इब्तदाई प्राकृत की दूसरी शक्ल अशोकी प्राकृत है। इब्तदाई की ही दूसरी शक्ल है, दूसरी प्राकृत नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहली पाली है तो पाली के टाइम में ही अशोकी प्राकृत भी है। गौतम बुद्ध के ही अनुयायी थे वो, और उन्होंने गौतम बुद्ध के आगे, वो खुद बौद्ध मजहब को मानने वाले थे, अशोक, सम्राट अशोक, और आगे उन्होंने उस ज़बान को और आगे बढ़ाया शिलालेख से, अभिलेख से। ये एक अजीम सल्तनत के मालिक थे, सम्राट अशोक कहा जाता है इनको, और बुद्ध मजहब के मानने वाले थे। उन्होंने अपने मजहबी और सियासी उसूलों को पत्थरों पर कुंदा टचवा कर, ना खड्डे करवा, कुंदा करा कर अपनी सल्तनत के तूल अर्ज में नस्ब कर दिया, जिनको अशोक की लाट यानी अभिलेख कहा जाता है, शिलालेख भी कहते हैं लोग इसे। इसके बाद अदबी प्राकृतों का दौर शुरू होता है। तो यहाँ पर ये पहला दौर होता है पाली वाला। पहली प्राकृत ज़बान कहाँ से शुरू होती है? पाली से, गौतम बुद्ध से शुरू होती है और अशोक पर जाकर ख़त्म हो जाती है। ये पहली प्राकृत का दौर क्या हो जाता है, यहीं पर एंड हो जाता है। बात करते हैं दूसरी प्राकृत की। अदबी प्राकृत। अदबी प्राकृत की ज़बानें 5 हैं, यानी पूरे मुल्क में 5 अलग अलग ज़बान। लोग संस्कृत को तो छोड़ चुके थे और लोकल प्राकृत ज़बान लोग, प्रकृति की ज़बान लोग बोलने लगे थे, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में या पूरे उस एरिया में, पूरे सर्कल में 5 बड़ी ज़बानें बोली जाती थी। पाँचों का नाम क्या है? पहली है शौरसेनी प्राकृत, दूसरी है मागधी प्राकृत, तीसरी है अर्धमागधी प्राकृत, चौथी है महाराष्ट्रीय प्राकृत और 5वीं पिशाची प्राकृत, ठीक है। इस तरह 5 अलग अलग ज़बानों को बोला जाने लगा। अब इन 5 के बारे में हमें क्या करना है, डिटेल से समझना है। इनसे पहले इब्तदाई प्राकृत पाली और अशोकी प्राकृत थी। प्राकृत किसी खास ज़बान का नाम नहीं है, बल्कि अलग अलग अलामतों में बोली जाने वाली ज़बानों का मजमूआ है। प्राकृत कोई ज़बान खुद नहीं है।
आप ये ना सोचें कि जब पाली हट गई तो लोगों ने प्राकृत बोलना। प्राकृत एक ज़बान है, प्राकृत कोई ज़बान का नाम नहीं है, बल्कि एक वर्ग समूह है, एक समूह है। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान है, गुजरात है, मालवा है, यानी एक एरिया पूरा एक सेक्टर पकड़ लिया है, और यहाँ के लोगों का जो एरिया जो बोला करता है उसको मान लीजिए शोर सैनी का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो यूपी है, बिहार है, हरियाणा, इनका पूरा एक ग्रुप बना दिया, और यहाँ पर जो लोग ज़बान बोला करते हैं, जिसे प्राकृतिक जो लैंग्वेज बोला करते हैं, उसको मान लीजिए पिशाची नाम दे दिया, अर्धमागधी नाम दे दिया। इस तरह 5 बड़े बड़े भागों में इस ज़बान को जो बांट दिया गया। जो प्राकृतिक ज़बान, जो प्रकृति की नेचुरल ज़बान जो लोग बोला करते थे, वही ज़बान को 5 अलग भागों में बांट दिया गया। ये किसी ज़बान का नाम नहीं है। अब इन 5 ज़बानों में जो 5 बड़े बड़े हिस्से बांटे गए थे, 5 बड़े भागों में बांटा गया था, उसमें पहला सबसे बड़ा भाग हिस्सा है शोर सैनी प्राकृत। बड़ा है नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में याद रखना जरूरी है, क्योंकि उर्दू का ताल्लुक, उर्दू ज़बान का ताल्लुक शोर सैनी प्राकृत से ही आगे जाकर मिलता है, ठीक है। ये शोर सैन के इलाके की प्राकृत थी, इसका मरकज मथुरा था। कौन सा था? मथुरा में सबसे पहले ज़बान बोली गई। ये संस्कृत के बहुत नज़दीक थी, बल्कि संस्कृत के बाद इसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल थी। किसको? शोर सैनी को। संस्कृत ड्रामों में भी इसी ज़बान का इस्तेमाल होता था। उर्दू का तारीख रिश्ता इसी से जाकर मिलता है। ये वही इलाका है जहाँ कदीम हिंद आर्यई दौर में मध्य दिशा बोली जाती थी। कहाँ पर? मथुरा में। संस्कृत के बाद सबसे ज़्यादा तहजीब याफ्ता ज़बान इसी को माना जाता है। तहजीब याफ्ता, सभ्य, सबसे ज़्यादा सभ्य शिष्ट ज़बान कौन सी मानी जाती है? शूर सैनी को मानी जाती है। पहली ज़बान तो कौन सी थी? संस्कृत। और संस्कृत से बिगड़ कर ही लोगों ने प्राकृतिक ज़बान बोलना शुरू कर दिया। उस प्राकृतिक ज़बान में भी सबसे अफजल ज़बान कौन सी मानी जाती है? शूर सैनी ज़बान मानी जाती है। दूसरी है मागधी प्राकृत। ये ज़बान आर्यों की मयारी ज़बान से बहुत दूर थी, इसलिए इसको गैर मुहज़्ज़ब ख्याल किया जाता था, इन्हें सभ्य ज़बान नहीं मानी जाती थी। ये वही इलाका है जहाँ कदीम हिंद आर्यई दौर में प्राच्या का चलन था। इसका इलाका मगध का इलाका था, जो अब जनूबी बिहार का हिस्सा माना जाता है। जनूबी यानी दक्षिणी हिस्सा। संस्कृत ड्रामों में निचले तबकों के किरदारों की गुफ्तगू के लिए इसका इस्तेमाल होता था। अब ये बातें मैंने क्यों लिखी है? मैंने मन से नहीं लिखी है, बल्कि इसलिए लिखी है क्योंकि ये सवाल बारहा आते रहे हैं, इनसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए आपको हर एक छोटी छोटी बात पर गौर करना है कि संस्कृत के ड्रामों में निचले तबकों के लिए कौन सी ज़बान का इस्तेमाल, कौन सी भाषा का चलन रहा था। तो कौन सी ज़बान है? मागधी प्राकृत का। अब बात करते हैं अर्धमागधी प्राकृत का। ये प्राकृत हो गया मेरे से। ये प्राकृत बिहार से इलाहाबाद के दरमियानी इलाके में बोली जाती थी। ये एक तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब ज़बान थी, बिल्कुल सभ्यशिष्ट ज़बान मानी जाती है। ये शाही ज़बान भी, यानी शाही घरानों में भी इसको बोला जाता था। राजा महाराजा लोग इस भाषा को बोला करते थे। जैन मज़हब के फ़रोग़ में इसको बहुत अहमियत हासिल थी, और जैन मज़हब के इब्तदाई तसानीफ़ इसी ज़बान में हुई। आपको याद रखना है, अर्धमागधी ज़बान ने जैन मज़हब को और आगे जाकर परवान चढ़ाया। महाराष्ट्री प्राकृत, चौथी, महाराष्ट्र के इलाकों में बोली जाने वाली प्राकृत को महाराष्ट्री प्राकृत कहा जाता है। अदबी प्राकृतों में इसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, इसलिए इसको मिसाली प्राकृत भी कहा जाता है। इस दौर में तसानीफ़ का सबसे ज़्यादा काम इसी में हुआ था। संस्कृत ड्रामों में नसरी अज्जा सबसे पहले इसी में पाए जाते हैं। उर्दू की ज़्यादातर तसानीफ़ इसी पर प्राकृत थी। इसका इस्तेमाल मौसीकी के लिए भी होता था। 5वीं ज़बान है पिशाची प्राकृत। इसको खालिस आर्यई ज़बानों में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें ईरानी ज़बान के असरात शामिल थे। पंजाब और कश्मीर में बोली जाने वाली ज़बानों को पिशाची प्राकृत कहा जाता है। इसमें तसनीफ़ का काम नहीं होता था। इन प्राकृतों के लिए भी संस्कृत की तरह कुछ उसूल और ज़ाब्ते बना दिए गए, जिससे ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। यानी पहले जो संस्कृत बोली गई थी, पहले आर्यई ज़बान और द्राविड़ ज़बान आपस में मिक्स हो गई थी, फिर आर्यई ज़बान के कुछ उसूल बना दिए गए और आर्यई ज़बान को क्या नाम दे दिया गया? संस्कृत दे दिया गया। लोगों ने संस्कृत से अपना पन्ना काट लिया और क्या बोलने लगे? प्राकृत बोलने लगे। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते 500-600 साल गुजरने लगे, लोगों ने प्राकृत में भी कुछ उसूल, कुछ कायदे कानून बना दिए गए, इसके भी कुछ उसूल और ज़ाब्ते बना दिए गए। तो लोगों ने क्या करने लगा? प्राकृत को भी लोगों ने तर्क कर दिया और लोगों ने एक भ्रष्ट तरीका अपना लिया, जिसको अपभ्रंश का दौर कहा जाता है। तो ये अपभ्रंश जो है वो क्या कहलाती है? तीसरी प्राकृत कहलाती है। पहली प्राकृत कौन सी है? पाली प्राकृत। दूसरी प्राकृत यानी प्राकृत भाषा, और तीसरी कौन सी कहलाती है?
अपभ्रंश वाली, ये भी प्राकृत का दौर ही कहलाता है। इसके बाद आवाम में टूटी फूटी जबान बोलना शुरू किया, जिसे अपभ्रंश का नाम दिया गया। भ्रंश बना है भ्रष्ट से, भ्रंश बना है भ्रष्ट से, भ्रष्ट टूटा फूटा, करप्टेड जिसे कह सकते हैं, ब्रोकन जिसे कह सकते हैं। ये प्राकृत की तीसरी और आखिरी शक्ल है, बल्कि तरक्की याफ्ता शक्ल में है। अपभ्रंश के मानी बिगड़ी हुई जबान या भ्रष्ट जबान से है। अपभ्रंश का मतलब क्या है? बिगड़ी हुई या भ्रष्ट जबान है। जिस तरह लिसानी तब्दीली के बाद संस्कृत से प्राकृत बनी, ठीक उसी तरह प्राकृत से भी अपभ्रंश वजूद में आई। इसलिए जहां जहां प्राकृत बोली जाती है वहीं अपभ्रंश भी बोली जाती थी। शोरसेनी प्राकृत से शोरसेनी अपभ्रंश बन गई, मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश हो गई, अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश हो गई। जहां जहां जबानें वो प्राकृत की बोली जाती थी, उसी को अपग्रेड करके, उसी को भ्रष्ट करके, अपग्रेड नहीं बल्कि डाउनग्रेड करके क्या हो गई, वो जबानें और अपभ्रंश जबानें वो कहलाने लगी। इसलिए जहां जहां प्राकृत बोली जाती वहीं अपभ्रंश बोली जाती थी। प्राकृतों ने जब अदबी हैसियत हासिल कर ली तो उसके लिए भी कुछ उसूल और ज़ाब्ते बना दिए गए। यानी जिस तरह संस्कृत के लिए उसूल बनाए गए तो प्राकृत वजूद में आई, और जब प्राकृत के लिए उसूल बना दिए गए तो अपभ्रंश वजूद में आई। एक स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट चेंज हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, संस्कृत का दौर, कदीम वाला दौर खत्म हो गया, फिर बात आता है प्राकृत का दौर। प्राकृत के बाद अब कौन सा दौर आता है? अपभ्रंश का दौर। अपभ्रंश का दौर क्या है? इसमें भी 5 जबानें बोली गई, यानी 5 जबानें नहीं है बल्कि 5 ग्रुप हैं। 5 क्या है? ग्रुप है, 5 समूह हैं जहाँ पर ये अपभ्रंश भाषाएं बोली जाती थी। और वो जो पहले ग्रुप था उसी का क्या है? डाउनग्रेड वर्जन है, अपग्रेड नहीं बल्कि डाउनग्रेड वर्जन कहूँगा मैं उसे, तरक्की याफ्ता नहीं बल्कि अपभ्रष्ट जबान हुई है वो। अपभ्रंश की तादाद भी 5 है। अपभ्रंश की तादाद भी 5 है क्योंकि प्राकृत की तादाद भी 5 की थी। शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और शुमाली मगरबी अपभ्रंश। ठीक है, अब बात करते हैं पहली वाली की, शोरसेनी अपभ्रंश। ये शोरसेनी प्राकृत से निकली है। ये शोरसेनी प्राकृत की जगह बोली जाती थी। शोरसेनी प्राकृत से खड़ी बोली वजूद में आई। शोरसेनी प्राकृत से 4 अहम जबानें वजूद में आई। किससे? शोरसेनी से। बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि उर्दू भी इसी से निकली है। इसमें 4 जबानें बोली जाती थी अहम जबानें, राजस्थानी, गुजराती, मशरकी पंजाबी और मगरबी हिंदी। और मगरबी हिंदी से ही क्या निकली है? खड़ी बोली निकली। खड़ी बोली से ही क्या निकली है? उर्दू जुबान निकली है। मगरबी हिंदी इन 5 बोलियों का संगम है जो दिल्ली और उसके अतराफ यानी मगरबी यूपी में बोली जाती थी। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां कौन सी है? खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रिज भाषा। मगरबी हिंदी की तमाम बोलियां शोरसेनी अपभ्रंश से ही निकली हैं और उर्दू जबान का ताल्लुक खड़ी बोली से है और खड़ी बोली का मगरबी हिंदी से। उर्दू का तारीखी रिश्ता इसी जबान से जाकर मिलता है। इसके वतन से खड़ी बोली यानी उर्दू, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और मशरकी पंजाबी निकली है। दूसरी जबान है मागधी अपभ्रंश। ये मागधी प्राकृत की जगह बोली जाती थी। इससे बिहारी, बंगाली, आसामी और उड़िया जबानें बनी। इसके अलावा माहिर लिसान जॉर्ज ग्रेसन ने महगी, मैथिली और भोजपुरी का वजूद भी इसी से बताया है। किससे? मागधी अपभ्रंश से। इसके बाद है अर्धमागधी अपभ्रंश। ये अपभ्रंश बिहार, इलाहाबाद तक के इलाके में बोली जाती थी। इसमें मशरकी हिंदी की बोलियां शुमार की जाती हैं और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का निकाल इसी से हुआ होता है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में यह महाराष्ट्र के इलाके की ज़बान थी जिससे वहाँ की मौजूदा ज़बान मराठी निकली है, यानी इसकी तरक्की याफ्ता शक्ल मराठी है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से ही क्या बनी है? मराठी बनी है। शुमाली मगरबी अपभ्रंश 5वीं, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहली है प्राजड़, कौन सी है? प्राजड़ अपभ्रंश, और दूसरी है कैकेयी अपभ्रंश। प्राजड़ अपभ्रंश इससे सिंधी निकली है और कैकेयी अपभ्रंश से क्या निकली है? मगरबी पंजाबी निकली है। इसके बाद जदीद हिंदारी आर्यी दौर शुरू हो जाता है, यानी जहां पर संस्कृत का दौर खत्म होता है वहीं पर कदीम हिंद आर्यी दौर खत्म हो जाता है। जहां पर प्राकृतों का दौर खत्म होता है वहीं पर ही वसती हिंद आर्यी दौर खत्म हो जाता है, और जहां पर अपभ्रंश का दौर खत्म हो जाता है वहीं से आधुनिक काल यानी कि वहीं से जदीद हिंद आर्यी ज़बान का दौर क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है।
मगरबी हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी है? खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा। हरियाणवी एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं हरियाणवी। हरियाणवी ये बांगरू और जाटू, इसको बांगरू भी कहा जाता है, को जाटू भी कहा जाता है। जबान कौन सी? हरियाणवी। आप सवाल पूछा जा सकता है हरियाणवी को किस नाम से जाना जाता था? हरियाणवी को बांगड़ू, बांगरू हो गया तो बांगरू नहीं बांगड़ू था, बांगड़ू और जाटू भी कहा जाता है। ये करनाल, रोहतक, हिसार और गुड़गांव के इलाके में बोली जाती थी और काफ़ी हद तक अभी भी बोली जाती है। इस ज़बान में सबसे पहले तसनीफ़ गराइबुल लुगात है। इसके अब्दुल वासे हानसवी की है ये किताब, पूरा लिखना भूल गए यहाँ पर। दूसरी है ब्रजभाषा। ये शूरसेनी की सच्ची जानशीन कहलाती है। शूरसेनी के बाद जो सबसे अहम ज़बान जो पैदा होती है शूरसेनी से, वो है ब्रजभाषा। कौन सी है? ब्रजभाषा। कदीम ज़माने में ही एक अदबी ज़बान थी। ये शूरसेनी के मरकज़ी इलाके की बोली थी। ये बोली आगरा, बदायूं, बरेली, मथुरा, करौली और एमपी ग्वालियर में बोली जाती है। इसके बाद इसके बारे में कहा जाता है कि शाहजहां अगर अपना तख्त व ताज लेकर दिल्ली ना जाते तो ये पूरे हिंदुस्तान की मुश्तरका ज़बान होती, फैल जाती इतने ज़्यादा। एक ज़बान है बुंदेली। ये बुंदेलखंड की ज़बान है बुंदेली। इसमें ड़ की जगह र बोला जाता था। मसलन घोड़ा को घोड़ा बोला जाता था। आपने देखा होगा यूपी बिहार सर के, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहा है, तो घोड़ा की जगह घोड़ा बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? घोड़ा बोला करते हैं। उसके बाद है कन्नौजी। कन्नौज में फर्रुखाबाद, कन्नौज यानी फर्रुखाबाद में बोली जाती थी। और खड़ी बोली, इसको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इस उर्दू का ताल्लुक इसी से है। ये मगरबी हिंदी के मयारी बोली मानी जाती थी। दिल्ली की शहरी ज़बान थी और अम्बाला में भी बोली जाती थी। यूपी के देहरादून के इलाके, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर का शुमाली हिस्सा, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर में बोली जाती थी। कौन सी? खड़ी बोली। सारे एरिया आपको याद रखने हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में राब्ते की ज़बान मानी जाती थी। गिलक्रिस्ट ने खड़ी बोली को हिंदुस्तान की असल ज़बान करार दिया है। हालांकि गिलक्रिस्ट अंग्रेज है लेकिन क्या है, हमारे लिसानियात ज़बानों के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। जॉर्ज ग्रेसन ने इसे वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी कहा है। खड़ी बोली में उस्मा की जमा आ के साथ बनाई जाती थी। मसलन औरत से औरतां बनाया जाता है। खड़ी बोली का ये तरीका रहा है। इसके बाद दोस्तों लास्ट वाला दौर, इसकी इब्तिदा 1000 साल से लेकर आज तक हुई है। 1000 साल ईस्वी तक अपभ्रंश का दौर रहा है, लेकिन जब इसके लिए भी उसूल और ज़ाब्ते बना दिए गए तो इससे दीगर ज़बानें निकली हैं। इस तरह जदीद हिंदारी ज़बान की इब्तिदा अपभ्रंश से होती है। शोरसेनी अपभ्रंश से मगरबी हिंदी की बोलियां वजूद में आई हैं। मसलन खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और हरियाणवी किससे निकली दोस्तों? मगरबी हिंदी से निकली है। उर्दू का ताल्लुक खड़ी बोली से, उन बोलियों में एक बोली खड़ी बोली, और खड़ी बोली से क्या निकली है? उर्दू निकली है। खड़ी बोली को मगरबी हिंदी में जॉर्ज ग्रेसन ने शुमार किया है। मगरबी हिंदी नाम भी किसने दिया है? जॉर्ज ग्रेसन ने ही दिया है। प्रोफेसर ज्ञानचंद्र ने अपने मुकाले उर्दू के आगाज़ के नज़रिए में कहा कि उर्दू की असल खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है। यानी बात को बहुत पुख्ता अंदाज में कहना, 2 बार कहना कि खड़ी बोली है और सिर्फ खड़ी बोली है। यानी वो कहते हैं कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा पैदाइश खड़ी बोली से ही होती है। हालांकि कोई कहता है पंजाब से होती है, कोई कहता है सिंध से होती है। इसके बारे में सबके अलग अलग नज़रिए, अलग अलग नज़रियात हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। खड़ी बोली दिल्ली और मगरबी यूपी की बोली है। उर्दू का निकाल खड़ी बोली से हुआ है। खड़ी बोली जदीद हिंदारी ज़बान है और उर्दू का ताल्लुक भी जदीद हिंदारी दौर से है। मसूद हुसैन खान का नज़रिया भी यही है कि उर्दू की इब्तिदा दिल्ली और उसके गर्द नवाह में हुई है। दिल्ली और उसके गर्द नवाह में खड़ी बोली का चलन था, इसलिए कहा जा सकता है कि उर्दू का निकाल खड़ी बोली से हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा किससे होती है? खड़ी बोली से होती है। यही ऑथेंटिक है और काफ़ी जगह प्रूव्ड है और काफ़ी ऑथेंटिक बुक्स में इसके बारे में लिखा है। हमें भी यही मानना है कि उर्दू की पैदाइश कहाँ से होती है? खड़ी बोली से होती है। लेकिन फिर भी खड़ी बोली के अलावा भी उर्दू के पैदाइश को लेकर, उर्दू की इब्तिदा को लेकर, इसके आगाज़ और इर्तिका को लेकर अलग अलग मुहक्किक के अलग अलग नज़रियात हैं। हम उनके बारे में भी डीपली अगली क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जो
उर्दू का आगाज़ और का जो टॉपिक है वो क्या होता है दोस्तों, आप कवर होता है। उम्मीद करता हूँ कि उर्दू की पैदाइश कैसे हुई आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। नहीं समझ आई है तो वापस वीडियो को वापस रिवर्ट करके दोबारा देखकर वापस समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉब्लम ज़्यादा आती है तो आप पीडीएफ लेकर आप पीडीएफ से एक एक चीज़ को लाइन टू लाइन समझ सकते हैं आसानी के साथ, जैसा आपको बेहतर लगे। लास्ट में मैंने एक पेज को वापस लिखा है, क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि आपको पता लगे उर्दू की शुरुआत कहाँ से होती है, संस्कृत से, और लास्ट में ख़त्म कहाँ होती है, उर्दू पर। संस्कृत का दौर, सबसे पहला दौर क्या था, आर्य लोग थे। कहाँ आए थे, अफगानिस्तान से सिंध से होते हुए कहाँ आए थे, हिंदुस्तान में आए थे, शुमाली हिंद में। वहाँ पर इन लोगों ने क्या, आर्य ज़बान बोलना शुरू किया। फिर इनका द्राविड़ से झगड़ा हुआ, फिर द्राविड़ लोग हार गए, इन द्राविड़ लोग वहाँ से अलग चले गए और द्राविड़ से इनकी ज़बान क्या हो गई, मिक्स हो गई। ज़बान मिक्स होने के बाद इन लोगों ने पता लगा कि हम द्राविड़ से उच्च दौर के लोग हैं, तो इन्होंने अपनी ज़बान में कुछ कायदे कानून लगा दिए, अपनी ज़बान को पवित्र कर लिया और इसी आर्यी ज़बान को क्या नाम दे दिया, संस्कृत नाम दे दिया। अब संस्कृत में पहला जो दौर था वो था वैदिक संस्कृत का दौर, जिसमें वेद लिखे गए। फिर दौर आया किसका, वेद लिखने के बाद दौर किसका आया, क्लासिकल संस्कृत का, जिसमें महाभारत और रामायण वगैरह लिखी गई। जब इसमें भी कायदे कानून पाणिनि वगैरह ने, पतंजलि वगैरह ने जब इसमें बहुत ज़्यादा कायदे कानून लगा दिए तो लोगों ने इस ज़बान को तर्क कर दिया और लोगों ने नेचुरल ज़बान, प्राकृतिक ज़बान बोलना लोगों ने शुरू कर दिया। और एक दौर आया प्राकृत का दौर। प्राकृत के भी 3 अलग अलग दौर आए हैं। पहला रहा है पाली ज़बान का दौर, जो कि गौतम बुद्ध ने अपनाया, बाद में अशोक ने भी अपनाया। दूसरा दौर आता है प्राकृत का दौर, जिसमें 5 ज़बानें अलग अलग, 5 वर्ग अलग बोले जाते थे, जिसमें शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, इस तरह 5 ज़बानें बोली जाती थी। फिर क्या हुआ, प्राकृत में भी धीरे धीरे कायदे कानून ज़्यादा लगने लग गए और कायदे कानून लगने के बाद, उसूल और ज़ाब्ते बनने के बाद लोगों ने प्राकृत ज़बान को भी छोड़ना बंद कर दिया और एक भ्रष्ट तरीका अपनाया और प्राकृत ज़बान को क्या नाम दे दिया, अपभ्रंश ज़बान का नाम दे दिया। और लोगों ने प्राकृत ज़बान को तर्क करके अपभ्रंश ज़बान बोलना शुरू किया। जहाँ जहाँ पर जो प्राकृत बोली जाती थी वहीं पर वही ज़बान अपभ्रंश होने लग गई। यानी जहाँ पर शौरसेनी प्राकृत बोली जाती थी वहाँ पर शौरसेनी अपभ्रंश बोली जाने लगी। जहाँ मागधी प्राकृत बोली जाती थी वहाँ मागधी अपभ्रंश बोली जाने लगी। वो 5 के 5 तरह क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश का दौर भी क्या होने लगा, खत्म होने लगा। और अपभ्रंश में सबसे अहम अपभ्रंश जो जबान थी वो थी शौरसेनी अपभ्रंश, शूरसेनी अपभ्रंश। इससे 5 बोलियों का जन्म हुआ। उसमें एक सबसे अहम कौन सी थी, उसमें 4 बोलियों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे अहम कौन सी थी, मगरबी हिंदी, मशरकी पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती। इसमें हमें 3 को छोड़ के हमें किसको पकड़ना है, सिर्फ मगरबी हिंदी को पकड़ना है। मगरबी हिंदी से 5 बोलियां निकली हैं। उन 5 बोलियों में सबसे अहम कौन सी थी, खड़ी बोली। और खड़ी बोली से ही कौन सी 2 ज़बान निकली है, हिंदी और उर्दू। और हमें बताना है कि खड़ी बोली से ही किस ज़बान की उत्पत्ति होती है, उर्दू की होती है। उम्मीद करता हूँ इतना गला सुखाने के बाद आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।